चलो मनाए उत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलकर मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। यह महोत्सव है देश के त्याग और बलिदान का, यह महोत्सव है देश के गौरव और स्वाभिमान का। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा देश भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, साथ ही यह दुनिया भर में अपनी शक्ति और अपने अद्भुत सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन भी कर रहा है। एक देश के रूप में हमने कई मुकाम हासिल किए, कई सीढ़ियाँ बुलंदी की चढ़ी हैं, साथ ही नए नए उपलब्धियाँ हासिल की और एक युवा राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने मुखातिब हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव में युवाओं की भूमिका के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान। ये अमेठी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर विवेकानंद पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा सचेत नमन और धन्यवाद। सर सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज़ादी के लंबे समय के लंबे संघर्षों में हमारे युवाओं ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, तो इनका आकलन आप कैसे करेंगे? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा। देश हमारा स्वाभिमान है, देश हमारा अभिमान है। हमें अपने देश पर गर्व हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। हम भारत सरकार को, सभी सरकारों को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं कि हमारी आज़ादी में युवाओं की जो भूमिका है जिस पर आप बात करना चाहती हैं, हमारी आज़ादी में युवा चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बिस्मिल, राजगुरु, इन सभी लोगों ने मिल करके, युवाओं ने अपने बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में उनके एक्सपीरियंस को समझते हुए इस आज़ादी को प्राप्त किया है। इन युवाओं का बल और उन युवाओं के ऊपर उनके इस बुजुर्गों का उनको एक्सपीरियंस, उनको मार्गदर्शन जिसकी वजह से आज़ादी प्राप्त हुई है, इसमें मैं शायद कुछ एक चीज़ें और कहना चाहूँगा कि हम बिहार के योगदान को कभी ना भूलें। बिहार के वो 7 युवा जिनका हम हमेशा वर्णन करते रहते हैं, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे उमाकांत जी, रामानंद जी, सतीश झा जी और सभी 7 लोग जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, शायद हमें उनके बलिदान को, उनके योगदान को भी बहुत ज़्यादा फैलाना चाहिए और बताना चाहिए। मैं इस सवाल के जवाब को एक लाइन से शायद ख़त्म करना चाहूँगा। सुशांत हमारे यहाँ का एक यंग पोएट है, उसने 2 लाइनें लिखी हैं। प्रथम नागरिक स्वतंत्र देश के हुए जिस भूमि की संतान, स्वयं भगवान बुद्ध को जहाँ पेड़ की छाँव में मिला ज्ञान। हे बिहार की पावन धरती, करते हैं हम तुम्हें प्रणाम, करते हैं हम तुम्हें प्रणाम। हम उम्मीद करें कि हमारे जो युवा हैं उनकी रचनात्मकता को पहचाना जाएगा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, उनके सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और इस सवाल का जवाब मैं शायद 2 आस्पेक्ट के साथ देना चाहूँगा। पहला आस्पेक्ट तो ये मैं बताना चाहूँगा कि यह आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम इस एक डायमेंशन इसका ये भी है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारतवर्ष की आज़ादी में जिन्होंने भी योगदान दिया है, जिनकी कहानियाँ
बाहर तक नहीं आ पाई हैं, शायद ये एक प्रयास है कि उन सभी की कहानियों को बाहर लाया जाए, युवाओं तक पहुंचाया जाए कि युवा उससे प्रेरित हों, उससे शिक्षित हों और राष्ट्र के विकास में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए उसे वो पहचान सकें। दूसरा डायमेंशन मैं अब आता हूँ युवाओं पर। हमारे राष्ट्र के युवा शायद उनके अंदर ये भावना कि राष्ट्र प्रथम ये उनके अंदर है। हमें कोशिश और करनी है, क्योंकि एक बच्चे के मस्तिष्क का विकास बचपन में हो रहा होता है। जब वो 4, 5, 6, 7, 8 साल का होता है तभी सर्वांगीण विकास उसके मस्तिष्क का हो रहा होता है। हमें एक ही शायद रिक्वेस्ट करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से कि उस बच्चे के अंदर फैमिली, अपना शहर, अपना गांव, अपना देश और पूरे राष्ट्र की भावना को हमें शायद उसे प्रेरित करना चाहिए कि अगर वह पूरे राष्ट्र को एक मानकर चलेगा, अगर वो पूरे राष्ट्र के विकास की सोच कर चलेगा, तो उसके अपना विकास, उसके घर का विकास, उसके राज्य का विकास होना सुनिश्चित है। और हमें शायद उस बच्चे के अंदर उसकी प्रतिभा को पहचानना चाहिए, उसकी प्रतिभा के हिसाब से उससे देश के विकास के लिए तैयार करना चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारे देश की जो युवा वर्ग है, तो हमारे देश के विकास में उनका क्या योगदान है, उनका क्या महत्व है सर? देश के विकास में युवाओं का महत्व, यह सवाल आपने मुझसे पूछा है। मैं युवाओं को केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि युवाओं को 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, जिन्हें हम अपने यहाँ 3A प्रिंसिपल्स कहते हैं। 3A, अल्फ़ाबेट का A फॉर एप्पल, 3A प्रिंसिपल्स कहते हैं। पहला A है एकेडमिक्स, उन्हें अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। दूसरा A है एप्लीकेशन, जो भी वह अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, नर्सरी से लेकर के हायर स्टडीज़ तक किसी भी क्लास में जो भी वो क्लास में पढ़ रहे हैं, उसकी पढ़ाई आगे आने वाले उनकी रियल लाइफ में उसका क्या प्रयोग होने वाला है, इसके बारे में उन्हें जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए है एटीट्यूड, जो शायद उनको अपने अंदर लाना होगा। उनकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई का क्या प्रयोग होने वाला है वो भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है उनका बिहेवियर। अगर वो एक बहुत पॉजिटिव इंसान होंगे, शायद वो आने वाली प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से ले सकेंगे, उसको अपॉर्चुनिटीज़ में, उम्मीदों में, आशाओं में, उपलब्धियों में कन्वर्ट कर पाएंगे। इन 3 A's पर उन्हें काम करने की ज़रूरत है, ये एक बात है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें किसी एक फील्ड में ही जाना है, इसके बारे में उन्हें नहीं सोचना है। वो जिसमें भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि समाज में राष्ट्र का विकास हर फील्ड में अच्छा करने वालों के साथ ही हो सकता है। किसी एक फील्ड में अच्छा करने वाले ही बढ़ते चले जाएं तो शायद राष्ट्र का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। आप जिस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, आप उस फील्ड में अच्छा करने की कोशिश करें। और एक ही बात अपने दिमाग में रखें कि राष्ट्र का विकास प्रथम। अगर आप राष्ट्र के विकास को प्रथम रखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप अपने राज्य का विकास भी प्रथम कर रहे हैं, आप अपने परिवार का विकास भी प्रथम कर रहे हैं, और आप इन सब की पूर्ति के लिए अपना विकास भी प्रथम कर रहे हैं। इससे आपके सारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। राष्ट्र प्रथम, यही मेरा संदेश है। आज हमारा देश तेज़ी से प्रगति कर रहा है सारे क्षेत्रों में, तो आप इसे किस रूप से देखते हैं? इस सवाल को सुनने से ही शायद अंदर एक बहुत प्राउड फीलिंग आनी शुरू हो रही है कि हम भारत के वासी हैं। वो भारतवर्ष जो हमेशा हर क्षेत्र में आगे रहा है और हमेशा हर क्षेत्र में आगे रहेगा। आजकल की अगर हम बात करें पिछले कुछ वर्षों में, तो हमारे युवाओं को भी इस बात की फीलिंग होने लगी है कि हम एक ऐसे राष्ट्र के नागरिक हैं जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। केवल हमें ही नहीं, इस देश के बाहर जो हमारे देश के लोग रह रहे हैं, उनके अंदर भी आप इस बात की एक भावना देख सकती हैं। उनके चेहरे पर इस चीज़ को आप पढ़ सकती हैं कि वह भारत देश आगे बढ़ रहा है। इस बात से बहुत हर्षोल्लित होते हैं, बहुत गौरवान्वित फील करते हैं। मैं एक चीज़ और इसमें शायद ऐड करना चाहूँगा। आज हमारा भारतवर्ष विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।
ये इस बात का द्योतक है, यह बात हमें बताता है कि भारतवर्ष तरक्की कर रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे युवा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपना योगदान दें कि हम जल्दी से जल्दी हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री, सभी लोगों की ये भावना कि भारतवर्ष एक महान देश बने और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उसे हम पूरा कर सकें। भारत कभी दुनिया का सिरमौर माना जाता था। आज भारत को विश्व गुरु बनाने की चर्चा हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और यकीन मानिए कि ये बहुत उचित समय है जब हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। आप अगर मुझसे ये पूछें कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बहुत उचित समय है, आज की डेट में अगर आप मीडियन एज देखेंगी तो 47-48 साल जापान की है, 47 साल के आसपास जर्मनी है और 38 साल के आसपास यूएस है। ये मीडियन एज है इन देशों की, मतलब इन देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी मीडियन एज इसके आसपास है। और अगर आप भारतवर्ष की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री हर जगह हर मंच से इस बात को कह रहे होते हैं कि भारत एक युवा राष्ट्र है। युवा राष्ट्र इस वजह से है कि भारत की जो हमारे लोग हैं वो युवा हैं। हमारी मीडियन एज 28 साल के आसपास है और यही उचित समय है जब हम अपने युवाओं को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे करके, अच्छी शिक्षा दे करके, अच्छी दीक्षा दे करके उन्हें शायद इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि ये सपना भारत देश को विश्व गुरु एक बार फिर से बनाने का, हम इसे पूरा कर सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को किस तरह से तैयार करेंगे कि वो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपना कुछ दे सके, विकास कर सके, रचनात्मकता उनके सामने आए? आपने पुनः एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है और क्योंकि हमारी पीढ़ी युवा पीढ़ी है, अभी अभी मैंने आपको बताया, इस युवा पीढ़ी को कैसे तैयार करना है कि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हमारे राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हो सके। इसमें शायद 3 लोगों की भूमिकाएं हैं और मैं तीनों लोगों की भूमिकाओं को आपको अलग अलग बताना चाहूँगा। इसमें एक शिक्षक की भी भूमिका है, इसमें माता पिता की भी भूमिका है और इसमें उस बच्चे की भी भूमिका है जो आज युवा है और अपने राष्ट्र के विकास का सपना देख रहा है। मैं सर्वप्रथम शायद शिक्षक की भूमिका पर आना चाहूँगा। शिक्षक, कोई भी इंसान जब शिक्षक बनना चाहता है तो उसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ जो मैं कई जगहों पर बताता रहता हूँ। मैं जब शिक्षक बनने के लिए सोच रहा था तो मेरे पिताजी मुझे चाहते थे कि मैं वकील बनूं। उन्होंने मुझे लॉ भी करवाया, मगर मैं प्रथम दिन से शिक्षक बनना चाहता था क्योंकि मेरी माता शिक्षक हैं और मैं उन्हें देखता था कि वो बच्चों को इस तरह से तैयार करती हैं कि वो राष्ट्र का विकास कर सके, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। जब मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे शिक्षक बनना है तो उन्होंने मेरे सामने 3 प्रश्न रखे थे। आप मुझे इजाज़त दें कि वो 3 प्रश्न मैं आपके सामने भी रख सकूं, आप ये समझ सकें कि क्या आपको शिक्षण के क्षेत्र में आना चाहिए या नहीं। पहला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या तुम अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हो? जो सब्जेक्ट तुम पढ़ाना चाहते हो उससे तुम प्यार करते हो? मेरा जवाब था कि माँ, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, मैं एडवोकेसी में, वकालत में नहीं जाना चाहता हूँ। इसका ये प्रमाण है कि मैं अपने सब्जेक्ट से प्यार करता हूँ। दूसरा सवाल उनका था, क्या तुम शिक्षण के प्रोफेशन से प्यार करते हो? क्योंकि कभी कभी तुम कहते हो कि तुम्हें सेना में जाना है। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पापा से कहिए कि मुझे वकील नहीं बनना है, मुझे शिक्षण में आना है। इस बात का यह सबूत है कि मैं शिक्षण में रहना चाहता हूं। मैंने उनके 2 सवालों के जवाब दिए। मैं इस अपने सब्जेक्ट से प्यार करता हूं, अपने इस व्यवसाय प्रोफेशन से प्यार करता हूं। तीसरा सवाल उनका बहुत ही अच्छा सवाल था। उस समय मेरी उम्र 22 साल की थी जब उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा, क्या तुम जिस बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह मान पाओगे? सवाल मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि मेरी एज 22 साल थी। 30 सेकंड लिया मैंने और मैंने उन्हें आंसर किया कि माँ, मैं आपको वचन देता हूं
कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने किसी भी स्टूडेंट को अपने बच्चे की तरह मानूंगा। जैसे मेरा अपना बच्चा होगा उससे कम मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं मान रहा होऊंगा। इन 3 वचनों के साथ मेरी माँ ने मुझे यह इजाज़त दी कि मैं शायद इस फील्ड में आ सकता हूँ। मेरी आज के डेट में हर वो इंसान जो शिक्षण के क्षेत्र में आना चाहता है, उनसे यही 3 सवाल है। क्या आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हैं? क्या आप अपने इस प्रोफेशन से प्यार करते हैं? और क्या आप अपने स्टूडेंट को अपना खुद का बच्चा पूरी ज़िंदगी मानने के लिए तैयार हैं? अगर इन तीनों सवालों के जवाब हाँ हैं तो आपका इस क्षेत्र में स्वागत है। आप आएंगे तो बच्चों का विकास करेंगे, बच्चों को इस राष्ट्र के विकास के लिए तैयार कर रहे होंगे। सर, आपने अभी शिक्षक की बात की कि वो क्या करे कि बच्चों का विकास हो और राष्ट्र के विकास के लिए वो कुछ कर पाए। अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या ऐसा करें कि बच्चों का बहुमुखी विकास हो और वो राष्ट्र के विकास के लिए कुछ कर पाए। मैं आपके इस सवाल के जवाब में एक छोटी सी स्टोरी एनेक्डोट सुनाना चाहूँगा। शायद वो एनेक्डोट अगर हमारे आज के युवा सुन रहे होंगे तो उन्हें ये बहुत काम करने वाला है। एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ बैठा हुआ था। उसके पास में कुछ सिल्क ककून्स पड़े हुए थे। सिल्क ककून्स जो एक छोटी छोटी सेल्स होते हैं जिससे सिल्क के कीड़े बाहर आते हैं, फ्लाइज बाहर आती हैं जो सिल्क बनाती हैं, कुछ वहाँ पर थे। उसने देखा कि उसमें का एक सिल्क ककून हिल रहा था। उसे हिलता हुआ वो देख रहा था। तो काफ़ी देर तक हिलने के बाद वो सिल्क ककून ओपन होता है, उसमें से एक लार्वा निकलता है। लार्वा कुछ देर तक अपनी कोशिश करता है, अपने पंख को फैलाता है और उड़ जाता है। वो बच्चा इसे देख रहा होता है और बच्चे को ये लगता है कि इसने इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इससे बाहर आने के लिए। तब तक देखता है कि दूसरा कुकून हिलना शुरू होता है। वो बच्चा भाग कर जाता है और एक ब्लेड लेकर के आता है और इस ककून को काट देता है तो लार्वा बाहर आ जाता है। थोड़ी देर तक वो कोशिश करता है मगर वो उड़ नहीं पाता है। बच्चा अपने फादर के साथ बैठा होता है। वो अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, मैंने इसकी हेल्प की थी कि ये बाहर आ जाए और जल्दी उड़ जाए, ये क्यों नहीं उड़ रहा है? उनके पिता उसे बच्चे को जवाब देते हैं कि बेटा, आपने इसे उड़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, इसे जो साहस, जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो अगर आप इसे कट ओपन नहीं करते तो अंदर स्ट्रगल करता तो सीखता तो वो इसके अंदर प्रतिभा आती तब ये बाहर आता तो ये अपने आप अपने पंख को फैलाकर उड़ सकता था। मगर आपने इसे सहूलियत ज़रूरत से ज़्यादा दे करके कट ओपन कर दिया, खुद से बाहर निकाल दिया, जिससे अब ये कभी उड़ नहीं पाएगा। मकसद केवल एक आपको बताना है कि जिस हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है अपने आप को तैयार करने के लिए, हार्ड वर्क, संयम, सततता, इनकी जो ज़रूरत होती है अपने आप को तैयार करने के लिए कि आप अपना विकास कर सके, आप अपने देश का विकास कर सके, उससे कभी भी अपने आप को पीछे मत हटाइएगा। कभी भी किसी भी तरीके के शॉर्टकट को मत अपनाइएगा। अपनी शिक्षा को अच्छे से पूरी करिएगा। अपने गुरुओं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए गौरव और सम्मान की भावना को हमेशा रखिएगा। अगला मैं आता हूँ, हमारी एंकर ने मुझसे पूछा है कि इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। पेरेंट्स, माँ प्रथम शिक्षक होती है, पिता प्रथम वो इंसान होता है जो बच्चे को सही और गलत का फ़र्क बताता है। माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के विकास में, क्योंकि सर्वप्रथम तो वो माता पिता के पास होता है। मैंने अक्सर देखा है, अगर मैं माता पिता को डिवाइड करना चाहूँ कैटेगरीज़ में, तो मैंने देखा है एक कैटेगरी माता पिता की ऐसी भी होती है, आप हो सकता है मुझसे सहमत होंगे, जहां आप जब उनसे पूछिए कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है तो वो शायद आपको नहीं बता पाएंगे कि उनका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, क्योंकि वो अपनी चीज़ों में बहुत मशरूफ़ है और बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक कैटेगरी आपको मिलेगी जहां माता पिता अपने बच्चे का खुद से सारा कार्य कर दे रहे हैं, बच्चे को करने नहीं दे रहे हैं। होमवर्क भी आता है तो आप देखेंगे बच्चा ना करके माता पिता उसका काम कर दे रहे हैं। एक श्रेणी वो है जहां आप बच्चे का एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी श्रेणी होती है कि आप इतना टफ हो जाते हैं बच्चे के साथ कि बच्चा कोई भी डिसीजन ले तो आप ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो आपसे पूछ कर ले। बिना आपसे पूछे शायद वो सुबह अपने कपड़े भी ना पहने, बिना आपसे पूछे शायद वो छोटे छोटे काम भी अपने ना करे।
ये दोनों कैटेगरीज से हमें अवॉइड करना है। एक कैटेगरी जहां आप बहुत सख्त हो जाते हैं उसे हम कहते हैं आयरन रॉड। आप एकदम आयरन रॉड की तरह सख्त हो जाते हैं, जो शायद उस बच्चे को लगेगी तो उसे चोट पहुंचा रही होगी। दूसरी कैटेगरी जहां आप बच्चे का सारा काम खुद कर दे रहे हैं, उस कैटेगरी को हम कहते हैं वेलवेट ग्लोव कैटेगरी, जहां आप इतने मुलायम हैं कि आप बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखा पा रहे हैं। आपको इन दोनों का सामंजस्य बिठाना है। आपको उस वेलवेट ग्लोब में इस आयरन रॉड को डाल देना है। आपको यह समझना होगा कि बच्चे को कब हल्की सी सख्ती की ज़रूरत है और बच्चे को कब प्रोत्साहन की ज़रूरत है। इस पर ध्यान देते हुए शायद आप अपने बच्चे का अगर विकास कर रहे होंगे तो यकीन मानिए वो बच्चा अपना विकास सुनिश्चित करेगा, अपने देश का विकास सुनिश्चित करेगा। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये जो हमारा लंबा समय गुजरा है हमारे देश का, तो हम हर क्षेत्र में आगे आए हैं, या शिक्षा का क्षेत्र हो, या हमारे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या हमारी सैन्य व्यवस्था हो। हमने बैलगाड़ी से लेकर चंद्रयान 2 तक का सफ़र अकेले अपने दम पर तय किया। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आपने बहुत उत्तम सवाल पूछा है। ये बात तो सभी शायद याद करेंगे तो उनके जहन में आएगा कि बैलगाड़ी से लेकर के आज तक का सफ़र, जहां हम विभिन्न देशों के यान को, PSLVs को हम शायद अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने के लिए वो हमारे पास आते हैं, हम अपने यान से उनके उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित कर रहे हैं। यह सफ़र शायद किसी एक का नहीं बल्कि पूरे देश के सभी लोगों का हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह सफल हो पाया है। और इस पर हमें, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमें मान है, हमें अभिमान है अपने देश पर, उसी तरीके से मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि हमें मान है, हमें अभिमान है इस देश के वासियों पर जिन्होंने इसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। चाहे तो वो हमारी डिफेंस सर्विसेज हों, हमारे साइंटिस्ट हों, हमारे डॉक्टर्स हों जिन्होंने कोविड काल में नए नए चीज़ों को सामने लाए और पता नहीं कितने लोगों की जान बचाने में, पूरे देश को अच्छे से रख पाने में, बचा ले जाने में उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारा कार्य किया है। मैं एक बार फिर से कहूँगा, हमें अभिमान है उन पर, हमें उन पर गर्व है और यह जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है हमें इसे कंटिन्यू रखना है। आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ से अभी आगे का लक्ष्य काफ़ी लंबा है, सफ़र काफ़ी लंबा है। उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें आज से तैयारी जो हम कर रहे हैं उसे और तेज कर देनी चाहिए। आप हमारे दर्शकों को, खासकर हमारे युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने आपसे बताया कि भारत एक युवा देश है और जब हम भारत की बात करें तो भारत में बिहार, जहां हम आज बैठे हुए हैं, यह सबसे युवा प्रदेश है। तो हमारे प्रदेश के युवाओं की, हमारे देश के युवाओं की इस राष्ट्र के विकास की भूमिका बहुत बड़ी है। हमें आपको केवल कुछ ही चीज़ें कहनी है जो शायद आपको हमेशा याद रखना है। हमें हमारी मिट्टी का कर्ज हमेशा चुकाना है। हमें हमारे माँ बाप के कर्ज को हमेशा चुकाना है। उन्होंने हमारे लिए जो किया है, हमारी मिट्टी, जब मैं मिट्टी की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। हमारा राष्ट्र जो हमारे लिए करता है, हमें उसके लिए जो हमारे कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करना है। उसके लिए हमें अपने, जैसे हम पेरेंट्स से प्यार करते हैं तो अपने पेरेंट्स के लिए जो भी कर्तव्य हैं उनको हमेशा पूरा करते हैं, बढ़ चढ़ कर करते हैं। वैसे ही हमें हमारे राष्ट्र से प्यार है। हम अपने राष्ट्र के लिए जो कर्तव्य है उनको सर्वप्रथम रखते हुए हमें अपने राष्ट्र के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और यह संभव तभी हो पाएगा जब आप अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। आप अगर अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दे रहे हैं तो यकीन रखिए आप अपने परिवार के विकास पर ध्यान दे रहे हैं और आप अपने देश के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। एक लाइन के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमें अपनी जन्म देने वाली माँ पर जितना गर्व होता है उतना ही गर्व हमें अपने जन्म देने वाली इस धरती पर भी होना चाहिए और हमें अपने धरती के कर्तव्यों को जरूर समझना होगा और राष्ट्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। सर, आप यहाँ आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा वर्ग हमारे देश का भविष्य होने के साथ ही हमारे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।